वेलकम स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स वी हैव फोर ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज राइट वन। ओके, द अर्ली मेडाइवल पीरियड शो द एमरजेंस। अर्ली मेडाइवल यानी कि बात हो बेटा 700 टू 1100 1919, इसके बीच में बेटा किसका मेन डोमिनेंस था? ये एडी में जाएगा बेटा। मेन डोमिनेंस किसका था? प्लास का था, राष्ट्रकूटा का था, चोलास का था। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि ये तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ये तीनों थे तो ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द पर्शियन व्हील इज रिलेटेड टू। अब पर्शियन व्हील का बेटा संबंध किससे था? तो देखो, पहली बात की ट्रेड व्यापार से तो था नहीं। कॉमर्स ये भी कहीं ना कहीं व्यापार से ही रिलेटेड है। ट्रैवल यात्रा से नहीं था। तो इरिगेशन, तो बेटा कहीं ना कहीं इरिगेशन से इसका संबंध था। तो इसमें आप करोगे सी, इरिगेशन। ये आपकी बुक में ज्यों का त्यों लिखा हुआ बेटा। थर्ड, द लेट मेडाइवल पीरियड स्पान बिटवीन। लेट मेडाइवल पीरियड का ड्यूरेशन क्या था बेटा? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्ली का था वो 700 से 1199 तक था, सॉरी 1299 तक था। और उसके बाद क्या था? जो नेक्स्ट था वो ये मानिए कि यहाँ सॉरी ये 199 होगा ना बेटा, 199 तक था। और सेकंड क्या था कि ये 12 से 1707 तक। तो ये तो अर्ली था और ये लेटर था। तो इसने पूछा लेट का, तो मतलब कि ये 13th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। तो देखो कहाँ है? 13th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ, अल-ब्रूनी केम टू इंडिया। अल-ब्रूनी किसके समय में आया था बेटा? तो हमने डिस्कस किया था कि अल-ब्रूनी जो था इसके साथ तीन हिस्टोरियन एक साथ आए थे। एक था उत्बी जिसने इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा था। दूसरा ये अल-ब्रूनी खुद था, है ना? और एक और था, उसका नाम क्या था जिसने शाहनामा लिखी थी? फिरदौसी। ठीक है, तो ये तीनों एक के समय में आए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था, तो उसके समय में नहीं थे, है ना? तो ये आए थे बेटा महमूद ऑफ गजनी। तो ये आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब हमें बेटा ये मैच करना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो बेटा सबसे पहले देखो कि जो हमें इजीली पता चल जाए, जैसे सूरदास है, सूरसागर, तो भी सीधा सीधा इसको इससे मैच कर दो। यानी थर्ड का मैच किससे हो गया? डी से हो गया। अब बचता शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी थी? और बाबरनामा। तो बाबरनामा देखो, बाबर का संबंध किससे है? तो डेफिनेटली बेटा बाबर नामा जो है किसने लिखी होगी? बाबर ने लिखी होगी, है ना? तो बाबरनामा को बाबर से रिलेट कर दो। अब बचता है शाहनामा। तो शाहनामा किसने लिखी थी? हमने पहले डिस्कस किया था ऊपर की फिरदौस ने लिखी थी, फिरदौसी ने। ये इसका हो जाएगा। और बचता एक ही है, तारीख अल्लाही। ये हमारे अमीर खुसरो साहब से हो गई। तो आपको ऐसे मैच के लेना था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना डियर कि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे वन का। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे वन का ये आंसर, ऐसे नहीं लिखना होता। आप ये सीधा सीधा ऐसे लिखोगे वन का। जैसे शाहनामा है तो या तो आप शाहनामा लिख के उसके सामने उसका पूरा नाम लिख देना है कि भाई फिरदौसी ने लिखी थी। ऐसे कंप्लीट एग्जाम में करना होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं डियर। द इंडियन कल्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई टर्क्स। तो भाई इंडियन जो कल्चर था वो किससे प्रभावित होगा? टर्क्स भी आए थे, भाई मंगोल भी आए थे। तो डेफिनेटली जब वो लोग आए थे तो कोई भी इन बाहरी आएगा तो हमारे उस पर कल्चर पर तो इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बेटा ट्रू है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग अकबर राइम। तो नहीं बेटा, इब्न बतूता अकबर के समय में नहीं आया था। तो ये हो जाएगा फॉल्स। द मुगल्स रिप्लेस द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो भाई हमने ये पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत को हटा के तब, सॉरी हाँ, दिल्ली सल्तनत को हटाने के बाद तब मुगल आए थे। तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर। यस, हॉकिंस, विलियम हॉकिंस वाज अ पर्शियन ट्रेवलर। नहीं बेटा, पर्शियन ट्रेवलर कहाँ था?
ये तो इंग्लैंड से आया था ना, जे किंग जेम्स के समय में इंग्लैंड से था, तो इंग्लैंड का ये आप एम्बेसडर कैसे, तो राजदूत कैसे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मोनूमेंट्स एंड पेंटिंग्स, बेटा मोनूमेंट्स और पेंटिंग आर द इम्पोर्टेंट लिटरेरी, तो बेटा लिटरेरी तो था ही नहीं, ये तो आर्कियोलॉजिकल थे सोर्स ऑफ मेडिएवल, तो बेटा ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये हमें आर्कियोलॉजिकल में मिले थे, खुदाई में मिले थे, तो ये राइटिंग में नहीं आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको ये बताना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कौन सा इसमें सही है। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर का जो विस्तार होने लगा था, वाज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल मॉडर्नाइजेशन, क्या वो मॉडर्नाइजेशन हुआ था उस समय, या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ था, तो बेटा उस समय जंगलों की सफाई हो गई थी, जंगल खत्म होने लगे थे, तो ये आपका क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट आंसर है। तारिक ऑफ फिरदौसी, भाई तारिक ऑफ फिरदौसी किसने लिखा है, तो बेटा तारिक ऑफ फिरदौसी वॉज रिटन बाई जियाउद्दीन बरानी ने, क्योंकि बाबर ने तो बाबरनामा लिखे थे ना। ठीक है, आगे देखते हैं। द टर्क्स एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन दिल्ली ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल और लेट मेडाइवल, तो बेटा ये तो लेट मेडाइवल में आए थे, क्योंकि अर्ली मेडाइवल तो आपका यहाँ पे क्या 12th सेंचुरी तक ही था अर्ली, उसके बाद ये लेट, बाद में ये आए थे, तो ये लेट मेडाइवल हो जाएगा। ब्लैंक वॉज यूज्ड सिनोनिमसली विद द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, भारत और हिंदुस्तान, तो बेटा भाई ब्रिटिश राज के दौरान किसका यूज किया जाता था इंडिया के मुकाबले रिप्लेस में, सिनोनिम्स में, तो वो हो जाएगा डियर हिंदुस्तान। ओके, द medieval period was had sorry the medieval period also has the first good example of, तो भाई सबसे पहले इसमें क्या मिला था, रिटर्न रिकॉर्ड मिला था या मोनूमेंट्स, तो बेटा मोनूमेंट्स तो मिला ही था, लेकिन फर्स्ट टाइम रिटर्न रिकॉर्ड मिला था इसमें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिटर्न रिकॉर्ड्स। बेटा ये आपको जो भी एग्जाम्पल है ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना होगा कॉपी में, फेयर में आपको ये कंप्लीट लिखना है। ओके, अब आता है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर, जो कि 10 to 20 वर्ड्स में देना है, फिर 50 to 70 वर्ड्स में देना है, तो बेटा जो हमने पढ़ा है उसी के आधार पे हमें इसको आंसर करना है, तो चलो देखते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द सोर्सेज ऑफ द मेडाइवल पीरियड, मतलब कि हमें मेडाइवल पीरियड के सोर्सेज के बारे में बताना है कि क्या क्या सबूत मिले हैं और कैसे कैसे मिले हैं, तो चलो देखते हैं हम कैसे इसको आंसर करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको, लिखोगे आप लोग, पहले का आंसर जो है इंस्क्रिप्शंस, इंक्रिप्शंस थे भाई, बिल्डिंग जो थी हमने देखा था बिल्डिंग्स, और क्या था क्वाइंस था, और क्या था, और जो भी बेटा रिलीजियस या नॉन रिलीजियस बुक थी, एंड जो भी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, जो भी इनके नॉन रिलीजियस लिटरेचर थे या बुक्स थे, लिटरेचर्स आर द sources of this period। तो बेटा ऐसे यही पूछा था कि क्या क्या सबूत हमारे पास हैं भाई इस मेडाइवल पीरियड के, तो क्या क्या थे, इंस्क्रिप्शन जो लिखाई थी, बिल्डिंग थे, क्वाइन सिक्के मिले हैं, जो भी रिलीजियस या नॉन रिलीजियस लिटरेचर या जो भी किताब लिखी गई हैं वो सभी इस पीरियड की सोर्स है। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, तो चलो देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है डियर, नेम 3 बुक्स रिटन ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, तो भी हमें 3 बुक्स का नाम बताना है कि जो मेडाइवल पीरियड में लिखी गई थी, तो चलो देखते हैं। तो बेटा देखो इसमें हमें करना क्या, सेकंड के में तो देखो ये जो बुक्स है ना, हमें इसी का नाम यहाँ पे लिख देना है, तो क्या होगा, शाहनामा किसने लिखे थे, फिरदौसी ने, तो यहाँ पे आप ये चारों, उसने 3 पूछा है, हम ये चारों को नाम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे शाहनामा किसने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी, बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, सूरसागर किसने लिखा था, सूरदास ने, तारीख अल्लाई किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। तो बेटा ये हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे सिस्टमेटिक हिसाब से। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें क्या क्या
उदाहरण मिले हैं, तो मतलब क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स के हमें उदाहरण बताने हैं, तो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें क्या क्या मिला है तो हमें उसके बारे में लिखना है। तो हमें क्या मिला है बेटा, तो हमें मिला है क्वाइंस, क्वाइंस एंड मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स एंड एंड पेंटिंग्स are the examples of this। ठीक है, तो इसका क्या उदाहरण है, जो जो हमें सिक्के मिले हैं, मोनूमेंट, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं या जो पेंटिंग्स हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 4 नंबर, व्हाट वाज द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन कॉल्ड। अब बेटा जो न्यू इन्वेंशन हुआ था एग्रीकल्चर के लिए, उसको क्या कहा गया था। तो इस फोर्थ को देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा बेटा, कैसे लिखेंगे, द न्यू इन्वेंशन यूज फॉर द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन वॉज कॉल्ड, उसको क्या कहा गया था, वॉज कॉल्ड, क्या कहा था बेटा, उसको कहा था द पर्शियन व्हील। तो चलो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसको कहा था द पर्शियन, इसी है बेटा, द पर्शियन व्हील। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर, हु रोट अकबरनामा। तो बेटा अकबरनामा किसने लिखा था, तो बेटा अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं, फिफ्थ नंबर, अकबरनामा वॉज रिटन बाई, कैसे लिखेंगे, अकबर, सॉरी ये गलत हो गया, यस, अकबरनामा was written by अबुल फजल, कैपिटल रखना बेटा, अबुल फजल, FAZL। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो जो कि ई था, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 to 70, मतलब 50 से 70 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। व्हाट आर क्रोनिकल्स। तो बेटा क्रोनिकल्स क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोनिकल्स होता है वो होता है जो ऑर्डरली टाइम वाइज हर चीज़ का एक सिस्टम बनाता है कि किस समय क्या हुआ था, कौन राजा था, उसने कैसे शासन किया था, उसने कैसे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोल्जर आर्मी कैसी थी, ये सब चीज़ का हिसाब रखता है टाइम वाइज, किस समय पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये होता है क्रोनोलॉजिकल। तो चलो देखते हैं बेटा, चलो देखते हैं डियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हम लिखेंगे क्रोनिकल्स आर लिटरेरी, और क्रोनिकल्स आर लिटरेरी और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इन chronological order, chronological order। अब ये लिखता कौन है भाई, तो द क्रोनोलॉजिस्ट, द क्रोनोलॉजिस्ट्स आर द पर्सन, ये वो लोग होते हैं, पर्सन हु रोट अबाउट द किंग्स राइन्स
अकाउंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उनके रूल और रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। रेगुलेशंस, टैक्सेस, जो टैक्स राजा लगाता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। जुडिशियल रिकॉर्ड, जुडिशियल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्मी के बारे में लिखते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड रखते हैं ऑन पेपर्स, जो पेपर पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिस्ट। तो बेटा ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा फर्स्ट का। अब सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है। सो डियर द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट न्यू टेक्नोलॉजीज वाज ब्रॉट, मतलब कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाया गया था, वाज ब्रॉट इनटू इंडिया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, एंड हाउ डिड इट ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी, और सोसाइटी में इसने इकोनॉमी को कैसे चेंज किया। तो बेटा चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो सेकंड आंसर है, तो क्या क्या आया था हमने डिस्कस किया था। तो इरिगेशन में क्या आया था, पर्सन व्हील, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इरिगेशन होता है बेटा सिंचाई, फॉर इरिगेशन पर्सन व्हील वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, तो इसको लिखेंगे फॉर इरिगेशन पर्सन व्हील केम टू बी यूज किया गया, और स्पाइनिंग व्हील का यूज किया गया, स्पाइनिंग व्हील मेड क्लॉथ्स वीविंग, है ना, वीविंग क्लॉथ्स कह सकते हैं, मेड वीविंग क्लॉथ्स, CLOTH क्लॉथ्स इजियर। और क्या होता है देखो, फायर आर्म्स का यूज किया गया था, तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, फायर आर्म्स, फायर, है ना, फायर आर्म्स, तो फायर आर्म्स was introduced in combat, युद्ध में, है ना, combat होता है युद्ध में, was introduced in combat, and all this thing, इसको लिखेंगे all this thing make agriculture फ्लोरिस्ट, एग्रीकल्चर को फ्लोरिस्ट बना दिया इन सभी ने मिलके। एंड द पीजेंट या द फार्मर लिख सकते हैं, एंड द फार्मर्स हैड टू पे टैक्सेस, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, टैक्सेस किसको, टू जो भी वहाँ पे चाहे रीजनल मार्केट था, जो भी, है ना, रीजनल मार्केट जो कंट्रोल करता था, है ना, उसको, या चीफटेन को, या चीफटेंस को, या रूलर को, है ना, रूलर्स को, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो बेटा ये मेन जो चेंजेस हुए थे, इससे सभी से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमिक थी उसमें भी चेंजेस आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उससे हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलो देखते हैं बेटा किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है।
चलो देखते हैं बेटा थर्ड। तो लिखेंगे द आर्कियोलॉजिकल sources are very useful to understand the reconstruction reconstruction of the social of the socio करना था of the socio cultural and political history of medieval India. Political history of medieval India. अब देखो, अब जो क्वाइंस मिले थे उसका क्या यूज है? क्वाइंस बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, क्वाइंस बिलोंगिंग टू दिस पीरियड are a valuable source of reconstructing डेट्स, उस पर जो डेट था उसके बारे में बात हो रही है बेटा। और उसके अलावा दे ऑल्सो गिव अस, जो क्वाइंस हैं दे ऑल्सो गिव अस, और क्या इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा? दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे से तो इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल गया है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल थे। और इसके अलावा जो मोनूमेंट्स और पेंटिंग था उसकी भी जिक्र कर लेते हैं। मोनूमेंट्स एंड पेंटिंग्स, जो मोनूमेंट्स और पेंटिंग्स मिले थे आर ऑल्सो important archaeological sources of this period। तो बेटा ये थर्ड था। अब एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट द ट्राइपेरेड स्ट्रगल, ट्राइपेरेड स्ट्रगल क्या था बेटा? जिसमें वो तीन पार्टियां लड़ाई करती थी, चोला, पालाद और राष्ट्रकूटा, उसकी बात हो रही है ना। अमंग विच किंगडम डिड इट टेक प्लेस, और ये किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? तो हम इसको लिखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ। तो जो फोर्थ हो जाएगा बेटा हमारा तो लिखोगे द tripartite struggle was recurring
कन्फ्लिक्ट, किस किस के बीच में कन्फ्लिक्ट था बेटा? कन्फ्लिक्ट फॉर इंक्रीजिंग अपना एरिया बढ़ाने की बात हो रही है, इंक्रीजिंग देयर एरिया, किसके बीच में? अमंग, अब ये फाइटिंग किस किस के बीच में थी? अमंग द पालास और प्रतिहारास, ऐसे लिखोगे बेटा, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट कुछ है क्या? हाँ, तो बेटा ये जो जी है ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।